व्यक्ति पूजा में फंस गए। एक व्यक्ति की पूजा करना, एक व्यक्ति को देश से भी ऊपर मान लेना। जैसे एक समय आया था जब यहां कहा गया था इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को पता था कि इस देश के लोग व्यक्ति पूजा में विश्वास ज्यादा करते हैं और व्यक्ति पूजा में फंस सकते हैं। तो उन्होंने अपने संविधान सभा में आज के दिन दिए गए अंतिम भाषण में कहा कि धर्म के क्षेत्र में भक्ति आत्मा की मुक्ति का मार्ग हो सकता है। अगर भक्ति अपन व्यक्ति पूजा या किसी व्यक्ति में भक्ति उसके अंधभक्त बन जाए, भक्ति नहीं है, ये अंधभक्ति है। भक्ति बिल्कुल अलग चीज है। उन्होंने कहा कि धर्म के क्षेत्र में भक्ति आत्मा की मुक्ति का मार्ग हो सकता है। बाबा साहब ने यह नहीं कहा कि धर्म के क्षेत्र में भी भक्ति का कोई महत्व नहीं है। उन्होंने कहा हो सकता है, क्योंकि उन्होंने धर्म शास्त्रों को भी बहुत ज्यादा अध्ययन किया था। दुनिया भर के सारे अगर धर्म शास्त्रों में देखा जाए तो उनमें भक्ति का भाव और भरोसा रखने वाले लोगों ने बुद्धत्व के आयामों को छुआ था, वो जागृत लोग हुए थे। तो उन्होंने कहा कि क्योंकि धर्म के मामले में बाबा साहब को इससे ज्यादा पता नहीं थी, क्योंकि उनकी खुद की गहरी पेड़ नहीं थी कि वो एक धार्मिक व्यक्ति नहीं थे, वो राजनीति के दलदल में फंस गए थे। इसलिए उन्होंने कहा कि धर्म के क्षेत्र में भक्ति आत्मा की मुक्ति का मार्ग हो सकता है, परंतु राजनीति में भक्ति या न्यायिक पूजा पतन और अंततः तानाशाही का सीधा रास्ता है। अगर राजनीति में भक्ति हो गई, न्यायिक पूजा हो गई, तो अंततः वो इस देश के पतन और तानाशाही का सीधा रास्ता साबित होगी। तो हमने देखा आपातकाल जब लगा उन दिनों इंदिरा गांधी और इंडिया पर्यायवाची हो गए थे। इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। तो वो एक व्यक्ति पूजा हो गई थी, व्यक्ति देश से भी ऊपर हो गया था, उठ गया था। तो बाबा साहब ने उस समय कह दिया कि अगर इस देश में ऐसी भक्ति पैदा हो गई, व्यक्ति पूजा या नायक की पूजा या भक्ति, व्यक्ति की भक्ति, तो पतन और अंततः तानाशाही का सीधा रास्ता होगी। आज भी कुछ वैसे ही हालात हैं और उससे भी अगर देखा जाए तो बदतर हालात हैं। हमारे नौजवान पीढ़ी भक्ति में मशगूल है, अंधभक्ति में बुरी तरह से, और वो भक्ति तानाशाही के रास्ते पर चल रही है। जो न्यायिक पूजा यहां स्थापित हो गई है, आज क्या कह रहे हैं मोदी जी, चाहे कुछ भी कर रहे हैं वो देश के लिए कर रहे हैं, मोदी जी ही देश है, ऐसा कुछ हो गया आजकल। तो जो न्यायिक पूजा की स्थितियां आज वापस पैदा हुई है, वो अब बाबा साहब ने जो उस समय भविष्यवाणी की थी उसके अनुरूप इस देश को गर्त में ले जाने वाली है। तानाशाही तो हम देख ही रहे हैं, किसान लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। कोरोना के इस समय में भी जान की परवाह नहीं करके वो आंदोलनरत है कि इन बिलों पर पुनर्विचार करो, कुछ हमारी भी सुनो। परंतु तानाशाही ऐसी हावी है कि लगता नहीं कि इस देश में प्रजातंत्र जिंदा है। वो प्रजातांत्रिक ढंग से संविधान की व्यवस्थाओं के हिसाब से आंदोलन करना चाहते हैं। किसानों का आंदोलन कोई गलत रास्ते पर नहीं है, बिल्कुल प्रजातांत्रिक ढंग है। हमारा संविधान विरोध प्रकट करने का हक देता हर एक व्यक्ति को संवैधानिक तरीके से, तो वो बिल्कुल संवैधानिक तरीके से काम कर रहे हैं। फिर भी कोई उनसे वार्ता को तैयार नहीं है इतने लंबे समय से, और वार्ता को तैयार नहीं है तो समझ लो कि प्रजातंत्र है कहां है हमारा संविधान, क्या स्थिति है। क्या हम किसी व्यक्ति पूजा या न्यायिक पूजा में किसी तानाशाही को सिंहासन पर बिठा के रख चुके हैं? तो ये सारी चिंता है। इसके बाद बाबा साहब ने
आज के भाषण में और क्या कहा था, हम उसी पे भी करें चर्चा। आज का जो ऐतिहासिक भाषण 25 नवंबर 1949 को उन्होंने संविधान सभा में अंतिम भाषण दिया, उसमें क्या कहते हैं कि क्या इतिहास अपने आप को दोहराएगा। क्योंकि इस देश का इतिहास ऐसा रहा है कि यहाँ के लोग पंथों में विश्वास ज्यादा रखते हैं। पंथ जैसे कबीर पंथ है, हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, जैन, जो भी पंथ है, पक्षपात है, सांप्रदायिक पक्षपात है, उनमें यहाँ के लोगों का बहुत ज्यादा भरोसा। इसलिए बाबा साहब ने कहा कि क्या इतिहास अपने आप को दोहराएगा। इस देश में अलग अलग विचारधारा वाली राजनीतिक पार्टियां आएगी, क्योंकि संविधान में उन्होंने व्यवस्था कर रखी थी कि ये देश अनेक पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां इस देश में बनाई जा सकती है। ये व्यवस्था संविधान में कर, ये नहीं कि ब्रिटेन की तरह या अमेरिका की तरह दो दल ही होंगे, दो दल की पद्धति नहीं, बहुत सारे दल बनाए जा सकते हैं। परंतु बाबा साहब ने कहा कि ये जो दल बनेंगे वो अलग अलग विचारधारा के लोगों के हो सकते हैं, अलग अलग पंथों के लोगों के हो सकते हैं, और वो बहुत बड़ा खतरा होगा। भारत देश को अपने पंथों से ऊपर रखेंगे। मतलब उन्होंने कहा कि क्या भारत के लोग, बाबा साहब ने कहा कि क्या भारत के लोग इस भारत देश को अपने पंथों से ऊपर रखेंगे या वे अपने पंथों को देश से ऊपर रखेंगे। भारत के लोग, बाबा साहब ने कहा कि क्या भारत के लोग भारत देश को अपने पंथों से ऊपर रखेंगे या वे अपने देश से पंथों को ऊपर रखेंगे। मैं नहीं जानता, उन्होंने कहा मैं नहीं जानता देश के लोग क्या करेंगे। वो अपने देश को इस पंथों से ऊपर रखेंगे, अपने पंथों से, या अपने पंथों को देश से भी ऊंचा रखेंगे, मैं नहीं जानता। पर इतना तो निश्चित है कि अगर पार्टियां, उन्होंने कहा पर इतना तो निश्चित है अगर राजनीतिक पार्टियां अपने पंथ को देश से ऊपर रखती है तो हमारी आजादी दूसरी बार खतरे में पड़ जाएगी। राजनीतिक पार्टियां कुछ पंथ और विचारधाराओं को मानने वाली होती है, तो बाबा साहब ने कहा कि राजनीतिक पार्टियां अगर अपने पंथ को देश से ऊपर रखती है तो हमारी आजादी दूसरी बार खतरे में पड़ जाएगी। तो इन्हीं के साथ जो अंतिम रूप से उन्होंने बहुत ही जो इस देश की वस्तु स्थिति थी, उन्होंने कहा कि मताधिकार प्रत्येक व्यक्ति को दिया जा चुका है, एक एक आदमी के मत का मूल्य बराबर रखा गया है इस देश में। प्रत्येक व्यक्ति का, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या नहीं पढ़ा लिखा हो, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, चाहे वो शहरी हो या ग्रामीण हो या उत्तर भारत का दक्षिण भारत का, भारत के प्रत्येक नागरिक को एक समान मूल्य का मताधिकार दिया गया है, एक समान मत मूल्य होगा उनका। परंतु उन्होंने कहा एक दिक्कत है इस देश में। वो कौन सी दिक्कत है? वो कहते हैं कि हम हमारे देश में सामाजिक और आर्थिक समानता जब तक स्थापित नहीं करेंगे या इस देश में इस देश के नागरिकों की आर्थिक और सामाजिक समानता को जब तक हम नकारते रहेंगे तब तक हम इस प्रजातंत्र को ठीक ढंग से विकसित नहीं कर पाएंगे। तो आने वाली सरकारों के लिए उनका संदेश था कि उस देश में सामाजिक और आर्थिक जो असमानता है उसको दूर करने के पूरे प्रयास करें, पूरे मन से प्रयास करें। पर क्या हो रहा है? पूंजीपति होते जा रहे हैं। पूंजी बढ़ रही है, बहुत अच्छी बात है, देश में पूंजी बढ़नी चाहिए, धन बढ़ रहा है, अच्छी बात है, विकास हो रहा है, उद्योग धंधे। भाई ये गरीब आदमी तो उद्योग धंधे लगा नहीं पाएगा, ये तो मजदूरी कर लेगा, पर मजदूर को भी कुछ मिलना चाहिए, मजदूर का भी कुछ जीवन स्तर होना चाहिए, उसके बच्चों को भी पढ़ने की कोई अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, उसके स्वास्थ्य की भी कोई चिंता इस देश की
आवाम की स्वास्थ्य की चिंता देश की सत्ता को होनी चाहिए और सामाजिक और आर्थिक समानता की तरफ देश बढ़ना चाहिए, परंतु असमानता जारी है। आर्थिक असमानता की बात करें तो सत्ता का सहयोग किसे मिल रहा है? पूंजीपतियों की इच्छाओं के अनुरूप सत्ता चल रही है पूरी की पूरी, और पूंजीपति जुगाड़ करते हैं सत्ता को जिंदा रखने के। सरकार में लाने के लिए वो अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं पूरे मीडिया के जरिए कि ये सत्ता में बने रहने चाहिए, और पूंजीपतियों से राजनीतिक दल सौदेबाजियां कर रहे हैं। ये तो हो गया धन का। दूसरा, सामाजिक समानता की अगर बात करें तो यहां पर अगर वो पंथ, संप्रदाय, जाति, इन सब के आधार पर तो अभी तक चुनाव के टिकट बांट रही है पार्टियां, जाति के आधार पर, पंथ के आधार पर, सामाजिक स्टेटस के आधार पर। तो फिर इनमें से मंत्री किस किस समाज के लोगों को बनाना है वो भी तय हो रहा है, और बहुत बड़ी आबादी को भारत की कैबिनेट में हिस्सा कम मिल रहा है, नहीं के बराबर। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनना बहुत दूर की बात। अगर देखें तो न्यायपालिका तो सिर्फ 15-20 या लगभग 200 घरानों तक सीमित है। इस देश की न्यायपालिका 200 न्यायिक घराने कहे जाते हैं, उनको न्यायिक घराने कहते हैं। उनके ही न्यायाधीश बनते जा रहे हैं रेगुलर, 3-3 पीढ़ी तक। एक मिश्रा परिवार के तो 3 पीढ़ी से चीफ जस्टिस बन गए उस घर से। तो ये पारिवारिक कब्जा है वहां पर। तो सेक्रेटरीट की कंडीशन क्या है? राज्यसभा जिसमें कोई आरक्षण नहीं है, लोकसभा में आरक्षण है, तो कुछ दूसरी ऐसी जातियों के लोग चुने जाते हैं, परंतु वो हाँ में हाँ मिलाते हैं राजनीतिक दलों की। वो दल से अन्यथा बात नहीं कर सकते, वो उनकी मेहरबानी से चुने गए हैं, क्योंकि किंग मेकर वो है जो उनको बनाते हैं, इसलिए वो उनके जी हजूरी में लगे रहते हैं। और राज्यसभा तो पूरी की पूरी अपन जानते हैं किन की है, एमएलए को पैसे दे करके जो बड़े पूंजीपति आते हैं उनकी है। और भी है कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, सारा अपन ने देख लिया। वो सारी दुनिया देश के राज्यों में वैसा ही चल रहा है। तो मैं कुछ भटक गया हूं ऐसा लग रहा है। तो अब कुछ लोग कहते हैं कि ये देश का संविधान जो है सबसे बड़ा संविधान है। अब सबसे बड़ा संविधान होना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं हमारा संविधान सबसे बड़ा संविधान है, गौरव के साथ बोलते हैं, भाषण देते हैं। क्यों बना? इतना बड़ा संविधान बनाने की जरूरत क्या पड़ी? जरूरत इसलिए पड़ी कि यहां पर आदमी बहुत गड़बड़ था, सामाजिक असमानता बहुत अलग दर्जे की थी, दुनिया में कहीं नहीं थी जातियां। तो वो ऐसी असमानता में फिर जो विधान बनाना था उसमें बहुत ज्यादा धाराएं करनी पड़ी, अन्यथा मामला फिर भी कब्जे में नहीं आ रहा है। इतनी धाराएं और इतना बड़ा संविधान है, फिर भी गलियां निकालते हैं लोग, संविधान को हाथ में रख करके अलग रास्ते निकाल देते हैं, और वही जुल्म और सितम अभी तक जारी है इस देश में। फिर तो बड़ा संविधान होना कोई गौरव की बात नहीं। बड़ा संविधान का मतलब है यहां का आदमी समानता जैसा व्यवहार नहीं कर सकता। जो हमारे मूल अधिकार रखे हैं, समानता, स्वतंत्रता, ये चीजें रखी है, तो यहां के आदमी के मन में कुछ ऐसी जाति व्यवस्था, समाज व्यवस्था, ऊंच नीच, भेदभाव इतना घर कर चुका है कि संविधान को बहुत बड़ा बनाना पड़ा। इतना बड़ा बनाना पड़ा कि वो विश्व का सबसे बड़ा संविधान हो गया। अब जो लोग इस देश में इस संविधान से पहले क्या था? विधि विधान थे शास्त्रों के। पता नहीं क्या विधि का विधान था, किस प्रकार अपन जानते ही हैं। एक दलित है या बहुत ज्यादा अलग तब वो कहता है भगवान ने हमें तो नीचा बना दिया, विधाता नहीं। वो कहते हैं बे माता
जो विधाता पैदा करने वाला है उसने ही हमें नीचे बना। उसको कहते हैं भैया कुर्सी पर बैठ जाओ, कुर्सी पड़ी है ना, वो कहते कुर्सी पर बैठने से तो बड़ा होऊंगा नहीं। अब भगवान ने मुझे नीचा बना दिया तो कुर्सी पर बैठ करके ऊंचा कैसे होऊंगा मैं कुर्सी पर अगर बैठ भी गया तो ऊंचा नहीं हो सकता, क्योंकि उस भगवान ने मुझे नीचा ही बना दिया, नीची जाति में जन्म दे दिया। अब पता नहीं ये जातियां भगवान ने बनाई है या किसने बनाई, ये षड्यंत्र किसका है, और ये षड्यंत्र जिस आदमी का है उसका नाम है मनु महाराज। हालांकि ये बहुत सारे लोग हो सकते हैं। मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं। तो जो मनु महाराज है वो कोई एक आदमी नहीं है अगर देखा जाए, क्योंकि हमारे शास्त्र सारे श्रुति पर आधारित है, सुन सुन करके आगे उनको चलाया गया है। तो एक आदमी ने कुछ बातें लिखी होगी, दूसरे ने कुछ और बोला होगा, तीसरे ने और फिर वो संस्कृत के छंद थे और उसे दोहराते गए ये चलता रहा। तो मनु नाम के बहुत सारे लोग हो गए होंगे जिन्होंने ये अलग अलग लिखते गए। तो उसको कहते हैं मनु स्मृति। ये याद के आधार पर था, श्रुति थी, सुना था, याद रखा, फिर वो बोला, फिर आगे से आगे बोलते गए, याद रखते गए। तो मनु स्मृति जो है जिन लोगों ने लिखी, और उनमें एक मनु नाम का कोई व्यक्ति माना गया है, उसका कोई शरीर भी माना है। शरीर तो सबके बन गए, आप तो जानते हैं, रामचंद्र का बन गया बिना दाढ़ी मूंछ का, धनुष तीर कमान लिए हुए, इनके सबके बना दिए। किसी के कैसे, किसी के वो चित्र जो राजा रवि वर्मा ने बनाए थे, वो सारे चित्र लगभग उन देवताओं को माने जाते हैं कि ये ऐसे ही उनके चेहरे मोरे होंगे। तो उसमें एक मनु महाराज की मूर्ति इस देश के राजस्थान राज्य के जयपुर के जो हाईकोर्ट की पीठ है, जयपुर पीठ, वहां पर वो मूर्ति स्थापित कर दी गई मनु महाराज की। बहुत सारे लोग प्रयास कर रहे हैं कि वो मूर्ति वहां से हटनी चाहिए, क्योंकि मनु का विधि विधान बहुत ही ऊंच नीच वाला था, भेदभाव वाला था और बिल्कुल अलग ढंग का था। और अभी तक वैसे तो वो लागू है इस देश में, अभी वही चल रहा है। ये संविधान तो सिर्फ एक कागजी दस्तावेज मात्र है, एक तरह से देखा जाए। इसकी तो शपथ ले लेते हैं, वो संविधान की शपथ लेकर के और फिर वही उसे चलाते रहते हैं। तो मनु महाराज की मूर्ति का स्थापित होना बहुत बड़ा कलंक है। जो न्यायपालिका, संविधान की व्याख्या करने वाले लोग उसमें बैठते हैं और वहां पर इस संविधान के विरोधी व्यक्ति को, संविधान का मुख्य जो मूल अधिकार है समानता का अधिकार, वो समानता की बात नहीं करना चाहता, उसकी मूर्ति वहां रहती है। अभी 2-3 साल पहले कुछ महिलाओं ने दक्षिण भारत से आई थी और उन्होंने कालिक भी पोत दी थी उससे मूर्ति पर, परंतु अभी तक उसको हटाया नहीं जा सका है। वो हटाई जानी चाहिए कायदे से। अगर देखा जाए तो क्यों मनु महाराज कोई आदर्श नहीं हो सकते। अब कुछ लोग कहते हैं, आज बयान दे देते हैं संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग कि मनु स्मृति को लागू करेंगे इस देश में। अब मनु स्मृति को लागू करेंगे तो ये तो बहुत ही बुरी बात होगी। फिर स्त्रियों का क्या होगा इस देश की, फिर जातियों में जो पिछड़े तबके हैं उनका क्या होगा। क्या उनको वापस पशुओं की जैसी जिंदगी में ले जाना चाहते हैं? क्या उनको मनुष्य का दर्जा देना नहीं है? फिर यहाँ की स्त्रियां और ये सारे गुलाम बन जाएंगे पूरे के पूरे। मनुस्मृति तो ऐसा ही कहती है। तो अब कुछ लोग गणतंत्र दिवस को काला दिवस मनाते हैं, हिंदुवादी संगठन विशेष रूप से। कोई नाराज हो तो भले ही हो, क्योंकि मैंने उनके वीडियो देखे हैं, उनके अखबारों में आती है गणतंत्र दिवस के काले झंडे लहराते हैं, काला दिवस 26 जनवरी। जिस दिन ये देश में संविधान लागू हुआ, इस देश में ये जो संविधान लागू हुआ, इस दिन को काला दिवस मनाना, संविधान को अपमान करने वाले व्यक्ति की नागरिकता जा सकती है देश में, परंतु यहां संविधान को लोग जला देते हैं। दिल्ली में, दिल्ली के राजपथ पर संविधान जलाया जाता है, उन पर कोई मुकदमा नहीं होता, उनको कोई कुछ कहने वाला नहीं। उसके पीछे से किसकी है?
तो काफी कई बातें हैं ऐसी। तो संविधान को जला दिया जाता है। तो एक केंद्रीय मंत्री है अनंत कुमार हेगड़े, उनका बयान आया था अखबारों में पूरी तरह से ढंग से। उन्होंने कहा कि हम संविधान बदलने आए हैं, हम संविधान को बदलने आए हैं। इसका मतलब ये संविधान पसंद नहीं है। और कई लोग तो कहते हैं मनुस्मृति लागू करेंगे, और फिर साक्षी महाराज वगैरह वो लोग तो क्या क्या कहते हैं, आप सुनते ही होंगे। तो ये कुछ एक बातें हैं। मैं आज इतनी पर्याप्ति है, वैसे देखा जाए थोड़ी सी बात और कर लेते हैं। कल जो दिल्ली पहुंचने की बात है, राजस्थान के किसान भी जा रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। कुछ लोग अभी कह रहे हैं कि भाई राजस्थान का किसान सोया हुआ, पूरी तरह से सोया हुआ नहीं कहा जा सकता राजस्थान का किसान। हाँ, राजस्थान में मारवाड़ और मेवाड़ की हालत खराब है। मारवाड़ और मेवाड़ का किसान अंधभक्ति में लीन है, वो नाइक पूजा में लीन हो गया। वो कह रहे हैं कि बाड़मेर को मरुद्यान बनाएंगे मोदी जी, मरुस्थल को मरुद्यान में बदल देंगे मोदी जी, और नहर आ जाएगी, गांव गांव में पानी पानी कर देंगे, मीठा पानी, और नहरों से सिंचाई होगी, बस पंजाब वगैरह पीछे रह जाएंगे हमसे। इस प्रकार राजस्थान को कर देंगे। ऐसी कुछ पता नहीं मोदी जी ने क्या इनको चोरी छुपे कुछ कह दिया हो, तो इसलिए वो कह रहे हैं उन्होंने कैसे भी बिल ला दिए हो तो मोदी जी को हम कुछ नहीं कहेंगे। तो ये स्थिति हमारी राजस्थान की थोड़ी है। बाकी पंजाब वालों ने वास्तव में महिलाओं सहित अनाज इकट्ठा कर लिया, सारा लाइट पानी का पूरा फोन चार्ज करने पूरा प्रबंध करके, अब जो बैरिकेड लगाए हैं जहां पर अर्धसैनिक बल खड़े किए हैं हरियाणा की सरकार ने, दिल्ली के आगे ढाल बन के खड़ी है खट्टर सरकार कि दिल्ली में घुसने नहीं दूंगा, क्योंकि हरियाणा एक तरह से दिल्ली को घेरे हुए है काफी। और पश्चिम उत्तर प्रदेश वाले तो वो तो अंधभक्त हो ही गए, हमें पता है, वो तो कावड़ी यात्रा में लगे हुए हैं। वो तो अपने पूर्वजों की चौधरी चरण सिंह ने और महेंद्र सिंह टिकैत ने जो चेतना जागृत की थी उसको बिल्कुल बुझा चुके हैं पूरी तरह से। वो तो कावड़ अंधभक्त हो गए, पूरे पूरे झंडे लिए घूम रहे हैं। उनको तो मुजफ्फरनगर के मुसलमान भाई थे, उन पर ही वो तो उनसे ही वहीं से निपट रहे हैं। तो मुसलमान भी किसान है और वो भी किसान है, सारे किसान है, परंतु वो आपस में उनको सल्टा दिया, उनका तो डोरा पक्का हो गया। और हमारा भी लगभग थोड़ा बहुत हो चुका है, पर देखते हैं कुछ होगा। राजस्थान ऐसे तो नहीं रहेगा। राजस्थान का किसान क्या है कि ये जो आंदोलन करने के लिए जवानों की बहुत जरूरत पड़ती है, यहाँ का जवान अपने माँ बाप के कब्जे में नहीं रहा, बूढ़े बुजुर्गों के बस का रोग नहीं रहा, बिल्कुल वो बिल्कुल बेलगाम हो चुका है, पूरी तरह से अंधभक्ति में लीन है, इसलिए थोड़ा मामला गड़बड़ है यहाँ का। परंतु जो किसान जा रहे हैं उनके साथ देखो, बहुत ही चिंता का विषय है कि इस देश का किसान ये कृषि प्रधान देश है कहलाने। आज भी इस देश की आधी आबादी कृषि या कृषि के सहायक धंधों पर निर्भर है। कृषि श्रम या कृषि के सहायक जो धंधे हैं उनसे जुड़ी हुई आधी आबादी। तो इसका मतलब जो आधी आबादी एक जगह है वो कृषि प्रधान देश आज भी एक तरह से देखा जाए तो, परंतु यहाँ के किसान की कोई सुनने वाला नहीं। सरकार की तरफ से किसी अधिकारी स्तर के व्यक्ति को भी वार्ता के लिए नहीं भेजा गया, कहीं पर वार्ता भी करने को तैयार नहीं। तानाशाही का ऐसा रुतबा कहीं प्रजातंत्र में कहीं दुनिया में हो सकता है ऐसा लगता नहीं। प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था में ऐसी तानाशाही कि जनता द्वारा संवैधानिक तरीके से विरोध प्रकट किया जा रहा है, उनसे वार्ता करने को कोई किसी को नहीं भेजा जा रहा है। और खट्टर साहब को खड़ा कर दिया कि दिल्ली तक आने मत देना इनको, उधर कोरोना है, कई बातें हैं। किसान भी जानता है कि कोरोना है, महामारी है, परंतु किसान से वार्ता कर लो ना आप। 6 गज
2 गज की दूरी रख करके मोदी जी अपने किसी कैबिनेट मंत्री को भेजे किसानों से वार्ता करने के लिए। ये वादा करे कि हम बात करेंगे। क्या बात है, क्या समस्या है? हम जो बिल लाए हैं आपके हित के हैं। मोदी जी ने उनके खिलाफ एक ब्रिगेड तैयार कर दी। किसान आंदोलन कर रहे हैं और वो किसानों के छोकरों को पकड़ के ले आए कि मोदी जी किसानों का भला कर रहे हैं, किसान कल्याण बिल है, किसानों के कल्याण के बिल है। तो उनसे लड़ाई, विरोध में लड़ाई खड़ी कर दी और अपने मंत्रियों को सबको भेज दिया कि जाकर के वातावरण निर्माण करो कि किसान कल्याण के बिल आए हुए हैं और आप लोग जो है इसके पक्ष में रैलियां निकालो। किसान कल्याण के बिलों के, मजदूर कल्याण, किसान कल्याण के जो बिल हैं उनके पक्ष। हाँ, किसानों का कल्याण कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, परंतु जो किसान उस कल्याण को अभी तक समझ नहीं पाए हैं, जो भोले किसान हैं, उनको एमएसपी की चिंता हो रही है, उनसे वार्ता तो करो ना, उनसे बातचीत करना सत्ता का धर्म है। और वो प्रजातांत्रिक सत्ता है, इसलिए बहुत ज्यादा धर्म है उसका, वो रेस्पॉन्सिबल है जनता के प्रति। तो संविधान दिवस को चुना है किसानों ने और कल किसान कितने दिल्ली तक पहुंच रहे हैं। हरियाणा के बॉर्डर पर बैरिकेड उल्टे किए जा रहे हैं, किसान बढ़ रहे हैं बैरिकेड को हटा के। हो सकता है अब देखो किसानों पर गोली चलाएंगे या क्या करेंगे, देखो। या किसान कह रहे हैं कि अगर ज्यादा स्थिति खराब हुई तो हम यहीं कहीं खेतों में धरने दे देंगे और वहीं पड़ाव डाल देंगे जहां पर हमको इस बुरी तरह से रोका जाएगा। तो ये तो हो गई बात। अब मैं थोड़े आपके कमेंट पर दृष्टि डाल लेता हूं। हाँ मित्रों, इसको शेयर करना मत भूलना, और बड़े ग्रुप अगर आपके पास है ओपन में तो उनमें जरूर शेयर करें ताकि ये बढ़े बात। शेयर तो किया है आप लोगों ने, पर कुछ लोग भूल जाते हैं, बातों में मशगूल हो जाते हैं, तो शेयर जरूर करें। शायद कमेंट में तो क्या है देख लेते हैं। भाई सुरेश जी चौधरी, वर्तमान सरकार राजतंत्र की नीति पर चल रही है, सोते हुए किसानों के बेटों को घर से उठाया जा रहा है। नहीं नहीं, राजतंत्र ही नहीं है, तो बिल्कुल तानाशाही की स्थिति में। बाबा साहब ने आज के दिन आगाह कर दिया था कि नाइक पूजा अगर हो गई, व्यक्ति की पूजा हो गई और अंधभक्ति हो गई, बोला धर्म में तो भक्ति का कोई महत्व है, वो आत्मा की मुक्ति का मार्ग हो सकता है, परंतु राजनीति में अगर भक्ति पैदा हो गई तो तानाशाही की ओर ले जाने वाला रास्ता होगा। तो तानाशाही की ओर हम ले गए इस देश को अब। हाँ, ये भाई आया गोपाल आवारा, आवारा आदमी है, कह रहा कौन कहता है संविधान भीम ने बनाया था। कोई बात नहीं, गोपाल राम जी इसी को कह रहे हैं शायद, पहले ये भाषण सुन लो। भीमराव अंबेडकर हाई लेवल के एजुकेशनल बंदे थे। भाई आवारा जाट सारण, वो आवारा जाट तो इनके पक्ष में बोल रहे हैं कि वो हाई लेवल के एजुकेटेड बंदे थे। हाँ, बहुत अच्छे पढ़े लिखे लोग थे, अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति थे। अशोक कुमार जी, जय भीम कहते हैं, कहने और लिखने का उन्हीं को अधिकार है जो उनके द्वारा दिए गए संदेश को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करता हूं, अन्यथा ना लिखें तो ही अच्छा रहेगा। अशोक कुमार जी, ये जो जय भीम करते हैं ना, उनको आगाह कर रहे हैं, भैया तुम ये होठों से जय भीम कर रहे हो सिर्फ, इसलिए तुम्हें कोई हक नहीं है जय भीम, एक तरह से लड़ने वालों की तरह जय भीम कर रहे हो। भीम सेना बना ली, ये सेनाएं इस देश में बहुत बन गई पहले भी। सूर्या सोलंकी, सर आपने संविधान के बारे में हमें अच्छे तरीके से बताया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी बात है। मैं भी आपका इसलिए शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग सुन रहे हो मेरी, और आप सुनते हो इसीलिए मैं बता पाता हूं, और आप इसको शेयर भी कर रहे हो। कोई ऐसी कोई बातचीत मुझे लग नहीं रहा है कि कोई करनी होगी, और मैं कोई ज्यादा जानता भी नहीं हूँ, क्या करूंगा बात। मैं तो ये लिख के लाता हूँ थोड़ा बहुत और वो बोल देता हूँ यहाँ आके। छेला तांडी, आज देश के राय बहादुरों की सरकार है जिनकी कभी भी लोकतंत्र में आस्था नहीं रही। हाँ, लोकतंत्र में आस्था नहीं है, संविधान में आस्था नहीं है। बड़े गजब के लोग हैं, संवैधानिक पद और गोपनीयता की शपथ लेकर के संवैधानिक पदों पर बैठे हैं और संविधान में इनकी आस्था नहीं है। संविधान जलाने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते, बयान भी नहीं देते उनके खिलाफ।
संविधान की प्रतियां जलाई जाती देश की राजनीति में। भाई केहर सिंह जी कह रहे हैं सेव कॉन्स्टिट्यूशन, ये कॉन्स्टिट्यूशन हमें बचाना है, ये हमारी जिम्मेवारी, कम से कम इतनी तो जिम्मेवारी बनती होगी। जब उन्होंने उस स्थिति में बना लिया, हम उसको बचा नहीं सकते। इस भरी सर्दी में किसानों के ऊपर वाटर कैनन से पानी की बौछार मारी जा रही है। वारे कृषि प्रधान देश, बीरमा राम जी माचरा, जूना खेड़ा, गुड़ामाला नहीं बाड़मेर में भी ऐसा देखो काफी समझदार हैं लोग। नागौर बाड़मेर को ऐसा तो नहीं कहा जा सकता बिल्कुल। कह रहे हैं कि देखो कृषि प्रधान देश में वाटर कैनन, इस सर्दी में छोटी मोटी छींटें बूंदे पड़ती है तो थरथर कांपने लगते हैं लोग, और वाटर कैनन से पानी की बौछार हो रही है, और कह रहे हैं कि हमें जिंदगी बचानी है महामारी से। अरे तो जिंदगी तुम मारने के जंग कर रहे हो इनको। प्रेम जनागल कह रहे हैं गुड़सर, धर्माराम जी वर्मा, जब तक ईवीएम है किसी की भी नहीं सुनेंगे। संविधान के बारे में जानकारी देते हुए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर केर सिंह जी। मेरा मानना है कि प्रत्येक भारतीय को संविधान के बारे में जानकारी होनी। संविधान के बारे में तो मैंने नहीं दी, कुछ बातें की मैंने। वैसे संविधान तो काफी बड़ा है, अपन जानते हैं। वो तो प्रत्येक व्यक्ति को अपने घर में रखना चाहिए, उसे थोड़ा देखना चाहिए, टटोलना चाहिए। उसकी भाषा भी बहुत समझने पर ध्यान देने पर समझ में आती है, बहुत गूढ़ भाषा है। राजस्थान में तो विद्यालयों में संविधान की प्रस्तावना का पठन करने का शिक्षा मंत्री ने ऐलान कर रखा था। ये इस बार तो कोरोना, पिछली साल पूरी साल बच्चों को संविधान की प्रस्तावना का रोजाना पाठ करने की नसीहत थी। गुरुजी आप ही समाज को सुधार सकते हैं, हो प्रणाम। भाई नमो बुद्धाय कह रहे हैं आप ही सुधार सकते हो समाज को। प्रणाम नमस्कार, हाँ प्रणाम नमस्कार तो है, पर मैं क्या सुधार सकता हूँ। मैं तो वैसे सुनने में सुनता नहीं, यहाँ ठीक है यहाँ बोल लेता हूँ तो हाँ कुछ ये बात सही है कि मैं देख रहा हूँ पिछले 5-6 साल। बोलना तो मैंने अभी शुरू किया लॉकडाउन में, उससे पहले लिखता था और ये कॉपी करता था, परंतु धीरे धीरे काफी जागृति आई है, ये तो मैं देख रहा हूँ, और इसी वजह से मैं थोड़ा बोल पाता हूँ। जागृति आई है, अच्छी बात है। शोभा चंद जी कह रहे हैं न्यायपालिका में कॉलेजियम प्रणाली अत्यधिक खराब है। हाँ प्रणालियां तो बहुत सारी है जी, जैसे ये आरक्षण में जो 13 वाला मामला है, कई मामले गड़बड़ है, थोड़े थोड़े पद निकाल करके और आरक्षित पदों की घोषणा ही नहीं होती। भाई ओलन साहब कह रहे हैं कॉलेजियम बोले तो क्या है मुन्ना राम जी जाट। अब भाई मैं तो खुद ही इतना पहले उसको पढ़े बिना नहीं कह सकता इस पे। देव मेरा जी कहाँ से हो गुरुजी? हाँ देव मेरा जी मैं तो नागौर से हूँ, नागौर के पड़ोस में मेरा गांव है, और नागौर जोधपुर के बीच समझ लो, नागौर जोधपुर हाईवे पर ब्रिजवाल हटाई जावे ये गुरुजी। हाँ मनु बाबा की मूर्ति जो है वो वहां से हटाई चाहिए। हाँ मनुस्मृति को बाबा साहब ने जलाया था 25 दिसंबर को। मनुस्मृति से मतलब वर्ण व्यवस्था, मनुष्य के शरीर के अनुरूप ही समाज का बंटवारा किया गया। वो किया गया, वो तो जरूर हटना चाहिए। हाँ ठीक है सर जी, मनु ही समाज के लिए कलंक है। भाई राकेश जी खोकर क्या कह रहे हैं? किसान पुत्रों, देखो राकेश जी खोकर कोई बात लाए हैं, थोड़ी बहुत इनकी बात पढ़ सकूं तो देख लूं मैं। हमारे बाप दादाओं को खालिस्तानी घोषित करने को गोदी मीडिया काम पर लग गया। हाँ बहुत अच्छा कमेंट है, प्रेमाराम जी की पोस्ट थी। खालिस्तानी घोषित कर रहा है मीडिया आज के खालिस्तान प्रेरित है किसान, के देखो देश का किसान अन्नदाता उल्टे मार्ग पर चल रहा है, मोदी जी के खिलाफ आंदोलन कर रहा है, ये खालिस्तानी है। अब किसानों की मांग ये नहीं है कि भाई हम कोई अलग से खालिस्तान मांग रहे हैं, परंतु देखो इन्होंने रंग दिया है, ये मीडिया में आ रहा है आज, टीवी चैनल वाले ये धंधा कर रहे हैं, हमको खलनायक के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है किसानों को। तब प्रेमाराम जी को लिखना पड़ा, और प्रेमाराम जी की पोस्ट तो अपन जानते ही हैं, सैकड़ों लोग उसको शेयर करते हैं, और उन्होंने काफी
वो बहुत अच्छा लेखन है उनका, और उनके फॉलोवर्स भी बहुत ज्यादा तादाद में, इसलिए वो बहुत ज्यादा शेयर होती है उनकी पोस्ट। उन्होंने मुझसे कहा कि आपकी पोस्टों पर बहुत कम लाइक होते हैं, बहुत कम कमेंट होते हैं। मैंने कहा लोगों की मर्जी है, जैसा है। मेरे इतने फॉलोवर नहीं है, या जो लोग हैं वो ज्यादातर निष्क्रिय होंगे न, उनकी पोस्ट वास्तव में बहुत ज्यादा फैलती है। फिर उनकी भाषा भी है। तो उन्होंने कहा कि प्रेमानंद जी ने कहा जहां भी हो किसानों का समर्थन करो, हमारे पास मुख्य धारा का मीडिया नहीं, इसलिए सोशल मीडिया हर मंच पर लिखो और सवाल खड़े करो। ये सोशल मीडिया, जब मैंने भी कुछ बातें किसानों के समर्थन में बोली तो इसको अपन शेयर करें। तो हम भाई, हम देखो सब लोग तो प्रेमाराम जी की तरह लिख नहीं सकते, और सब लोग मेरी तरह बोलेंगे तो फिर सुनने वाले भी खड़े नहीं होंगे। तो इसलिए शेयर करना तो हमारे बस का होता है ही। सोशल मीडिया हमारा, जुंकरबर्ग ने जो फेसबुक, हम अभी तक ज्यादातर फेसबुक पर कर रहे हैं काम, कुछ यूट्यूब चैनल पर भी चल रहा है, यूट्यूब भी, कुछ लोग ट्विटर पर। मैं तो ट्विटर पर बिल्कुल अभी नहीं के बराबर हूँ। यूट्यूब चैनल मैंने काफी जमा लिया मेरा, ये लॉकडाउन के बाद में शुरू किया था, लॉकडाउन की वजह से। तो आंदोलन को तोड़ने के लिए सरकार प्रेरित मीडिया हमारे देश के अन्नदाता को खालिस्तानी घोषित कर रहा है। किसान शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं, संवैधानिक तरीके से कर रहे हैं, परंतु वो कह रहे हैं कि कोरोना हो जाएगा। किसान देश के दुश्मनों के साथ व्यवहार कर रहे हैं। इनकी बहुत बड़ी बड़ी रैलियां, उनसे कोरोना नहीं होता। अभी भी वो जो बड़े वाले हैं, बड़े स्वामी, क्या नाम है उनका, अमित शाह जी, वो वहां पश्चिम बंगाल में बहुत बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे हैं। मुंह में मुंह डाले हुए लोग हैं, कोई कोरोना, 2 गज की दूरी, कुछ नहीं, वहां कुछ नहीं। और किसानों को मीडिया ने आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया। चुनाव हो रहे हैं, जगह जगह हो गए, उपचुनाव हो गए, कोई दिक्कत नहीं, पर जो हक हकूक को बचाने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं, उस पर सरकारी भांड बोल रहे हैं कि कोरोना फैल जाएगा। मीडिया को प्रेमाराम जी कह रहे हैं ये सरकारी भांड है। भांड तो देखा होगा, कभी पहले भांड आते थे, गांवों में भी आ जाते थे, जो बिल्कुल अलग तरह से बोलते थे। एक बार कहते हैं फिरोद गांव में कोई भांड आया, वो बन के आया थानेदार, और बड़े गजब का थानेदार की भाषा बोला, आकर के हाथ में डंडा पटका और थानेदार की तरह सभी को कहा खड़े हो। सभी गांव के लोग गांव के चौपालों में बैठे थे, मौजूद आदमी थे, बातचीत कर रहे थे, चलो थाने चलो। और लोग डर गए और थाने रवाना हो गए उसके साथ। उसने पता नहीं क्या क्या बोला वो थानेदार की भाषा में, और ऐसा उसने ढंग रखा कि सरासर लोग खड़े हो गए और उसके साथ रवाना हो गए। बाप जी, अब वो भांड भी फंस गया कि मैं तो भांड हूं, मैं कोई थानेदार थोड़े, पर लोग डर गए पूरी तरह से। अब करूं क्या? तो थोड़ा तो वो चला, तो वो लोग तो वैसे ही चल रहे हैं जैसे अपराधी हो। फिर उसने कहा बाप जी मैं भांड हूं। तो फिर गांव वालों ने कहा अरे मारो इसको। तो फिर उनमें से कुछ समझदार लोग, उन्होंने कहा भाई मारो, तब तो पहले मारना था, अब क्यों मार रहे हो? पहले ये तो भांड है, इसका तो स्वांग करने का, बोलने की कला है इसकी। तो जो बोलने की कला, जो सरकारी भांड है, जो मीडिया है, वो आज किसानों को कोरोना फैलने का आरोप किसानों पर लगा रहा है, जो अपने हकों की मांग कर रहा है। हक है किसान का, उसको मिलनी चाहिए एमएसपी। एमएसपी के लिए सर छोटू राम ने संघर्ष शुरू कर दिया था कि किसानों को, दोनों तरफ किसान नहीं, एक तो सस्ता अनाज भी देगा तुम्हें, और इसके बेटे सेना में भर्ती होंगे, दोनों काम नहीं, किसान के अनाज की वैल्यू भी तो बढ़ाओ। तो ये वैल्यू की लड़ाई है। किसान संघर्षशील, मेहनत कश है। किसानों की इम्यूनिटी किसी सूरत में बाकियों से कम नहीं हो सकती। इम्यूनिटी देखो, प्रेमाराम जी मेडिकल में काम करते हैं, वो कह रहे हैं किसानों की इम्यूनिटी भी कम नहीं है बाकी वालों से। जो अमित शाह जी जो रैलियों में जो वो इकट्ठे कर रहे हैं बंदरों को, उनसे तो किसानों की इम्यूनिटी कम नहीं है। अंधभक्तों को इकट्ठा कर रहे हैं वो। आरएसएस ने 52 साल तक तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज नहीं स्वीकारा।
हाँ, तिरंगे को तो अब थोड़ा बहुत स्वीकार करने लगे, बाकी वो तो तिरंगे को तो अब वो कह रहे हैं कि कश्मीर वाले तिरंगा जलाते हैं। और तो तुम तिरंगे के तुम तो दो मुंह का झंडा रखते हो, एक रंग का झंडा। तिरंगा से तो चिढ़ है आपको कि इसमें तो सफेद भी है और हरा रंग भी है। हरे रंग से तो बहुत भी दिखते हैं ये सांड, आरएसएस के सांड हरा और आजकल आसमानी रंग से भी दिखने लग गए। ये सांड भी बड़े गजब के हैं, ये इन रंगों से भी दिखते हैं। इनको तो दो मुंह का झंडा चाहिए, वो भगवा वाला। हनुमान राम जी डेडर कह रहे हैं कि सर बाड़मेर से हूं, मैं इस बिल का पुरजोर विरोधी हूं। चलो हम विरोधी तो हैं, हमारे यहाँ कोई संगठन नहीं है ऐसा जो हमको लेके चले उधर, ऐसा संगठन है नहीं। शेखावाटी वाले और वो लोग कर रहे हैं काफी मेहनत। हमारे यहाँ जो भी संगठन है वो अभी मोदी जी की गोदी में बैठे हैं। हेतराम जी गोटवाल चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट लखनऊ को भेज दिया मोदी जी ने। अब देखो, वो तो मोदी जी कह रहे हैं कि बड़ी मुश्किल से जीते हैं और उन्होंने जनता ने उनको वोट दिया, इसलिए उनके वो बारे में तो अपन कह नहीं सकते इतना कुछ। भाई राकेश जी खोकर कह रहे 562 राजाओं को हटाकर हमने 6 लाख वीआईपी पैदा किए हैं, जिनको हवा से लेकर हवाई जहाज तक फ्री मिलता है। राजतंत्र ही ठीक था ऐसे लोकतंत्र से। वास्तव में जो वीआईपी पैदा कर दी हमने, ये जो अचकन पहन के चोला पहन करके आ जाते हैं हमारे सामने सफेद कपड़ों में, ये बड़े धोखा हो रहा है बहुत बड़ा, और ये देश को बुरी तरह से लूट रहे हैं। इससे तो ये कह रहे हैं राजतंत्र कम से कम 562 तो थे, 6 लाख हो गए ये तो, और इनका भार भी बहुत ज्यादा है, ये कम नहीं है। परसराम मेहरा राजस्थान वाले किसान को कोई परवाह नहीं, मोदी के अंधभक्ति में लीन है। हाँ है, कुछ सारे किसान नहीं है पर कुछ मामला गड़बड़ है यहाँ पर। छेला तांडी, क्योंकि यहाँ राजस्थान के एक कृषि मंत्री है, वो बिल्कुल ऐसे ही है, वो बाड़मेर से आते हैं और भगवे पहने हुए हैं। उनको कुछ किसानों को तो वो कुछ समझते ही नहीं है कि किसान तो बेवकूफ है, क्योंकि वो तो उन बड़े लोगों के साथ में रहते हैं, भगवा वालों के साथ में। छेला राम जी तांडी कह रहे हैं कि मोदी सरकार कृषि बिल्ली नहीं, सभी प्रकार के सरकारी संस्थानों को बेचने में लग गई है। हाँ, काफी कुछ ठीक नहीं हो रहा है हनुमान में। चलो, एमएसपी को लेकर बकवास कर रही है सरकार। बिल देखो, अभी हो सकता है किसानों का फेवर में हो। परशुराम जी चौधरी माणकपुर से आए हैं, ये कह रहे हो बिल को देखो, हो सकता है फेवर का हो। और हो सकता है फेवर का तो वो उनको समझाते हैं। मोदी जी अपने कैबिनेट मंत्रियों को, अपने समझदार, मोदी जी के पास तो बहुत पढ़े लिखे लोग होंगे, उनको भेजे, किसानों से वार्ता करेंगे, देखो तुम्हारा फेवर, तुम्हारे कल्याण का बिल है। अरे परशुराम जी चौधरी को साथ में ले जाएं। परशुराम जी अपने एक मंत्री है ना राजस्थान से, 2-3 मंत्री, कैलाश जी चौधरी साहब, तो कैलाश जी चौधरी तो हरियाणा, पंजाब के, हरियाणा के किसानों से बात कर सकते हैं कि भाई मैं भी तुम्हारी तरह किसान की औलाद हूं, और ये देखो अपना फेवर, अपना कल्याण मोदी जी करने जा रहे हैं, और तुम मौका चूक जाओगे तो किसान क्यों सर्दी में ठिठुरेंगे बेचारे। पारस जी चौधरी, आप बिल दिखाओ, वो भोले किसानों को दिखाओ, वो जानते नहीं है, उनको कोई पढ़ा लिखा आदमी मिला नहीं शायद। तो मोदी जी की जो टीम है कैलाश जी के साथ में, अभी कहीं गए थे शेखावत साहब और बीच में दिखाने, समझाने लोगों को, ठीक से समझा ही नहीं पा रहे हैं। ये क्या बात है? या तो ये सारे ही किसान बेवकूफ हैं, या इन पे समझाने की क्षमता भी नहीं है। जो कल्याण है किसानों का, जो भलाई करने जा रहे हैं, जो फेवर करने जा रहे हैं, उसको समझाओ तो सही उनको कि भैया तेरा भला हो रहा है, तू कहां देख रहा है, तुझे किसने बेका दिया, तू खालिस्तान समर्थक क्यों हो गया? तो ये ऐसा पारस जी कुछ करो यार। सगाराम जी गोलिया और देवो थारे कुणका ने वोट सगाराम जी गोलिया कह रहे और देवो थारा कुणका ने वोट, हाल तो पानी की बौछार रही कि आंसू गैस बंदूक की गोली मार दी जाएगी।
हाँ लगता तो ऐसा ही है, कर तो सकते हैं ये, क्योंकि इनको तो बात वार्ता तो करनी नहीं है। संवैधानिक तरीकों में अभी इनका भरोसा नहीं है। जो हमारी सत्ता जिन लोगों के पास, देखो एक जमाना था, कांग्रेस चाहे कितनी भी बुरी होगी, परंतु 5 कैबिनेट मंत्रियों के साथ 5 अन्ना के आंदोलन के लोगों से 10 आदमियों ने मिल बैठ करके मसौदा तैयार किया एक बिल का। तो कैबिनेट मंत्रियों के बराबर आंदोलनकारियों को 5 कैबिनेट सरकार पूरी एक तरह से आ गई, और उन 5 लोगों के साथ बैठ करके वो वार्ता करने को तैयार थी, मसौदा तैयार कर रही थी। इस कंडीशन में सरकार आगे थी। ये है तरीका। तो यहां तो कौन, किसानों को तो कैबिनेट मंत्रियों के बराबर कौन लाके खड़ा करे। शोभाचंद जी कह रहे हैं हम जब बेरोजगारों को एक होना चाहिए। किसानों को भाई जसराज जी जांगीर गुड़ा वाला ने जिक्र, किसानों को बिजली नहीं मिल रही है और किसान हित की बात करते हैं, वो हरे किसान हितैषी सरकार है। मार्गदर्शक को प्रणाम है, केएल सारण राव आगे 15-20 दिन में आपसे मिलने का प्रोग्राम बना रहा हूं, आने का रूट कौन सा है गुरुदेव? अब मुझे तो अब पता नहीं कि आपकी लोकेशन क्या है। मेरा तो रूट, मैं तो लोकेशन भेज दूंगा यहाँ पर, मेरी वर्तमान जो लोकेशन है जहां मैं बैठा हूं, ये लोकेशन मैं गूगल मैप की भेज दूंगा, तो रूट आपके सामने हो जाएगा पूरा का पूरा। अब आपकी लोकेशन मुझे पता नहीं, तो मैं रूट कैसे बताऊं? आप आओगे किधर से, कौन सा रास्ता है? मेरा घर नागौर जोधपुर नेशनल हाईवे पर है, नागौर से 24 किलोमीटर। और नागौर से निकलते ही पहला गांव आता है खरनाल तेजा जी का, और दूसरा गांव है मेरा। कालू राम जी परियार, गीता ने हिंदू, बाइबल, ईसाई, मुसलमान, संविधान सबको सिर्फ भारतीय बनाया। महेंद्र जी डुकिया कोटन, सामाजिक सुधार की अच्छी पहल के लिए समाज आपका हमेशा आभारी रहेगा। गुरु जी बहुत अच्छी बात है, डुकिया जी कोटन से डुकियों की ढाणी। हाँ ठीक है सब। युवाओं को विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए। पप्पू राम जी पवार अपना संदेश दे रहे हैं कि जो अपन बातें कर रहे हैं इन पे ध्यान दें। कॉलेजियम यानी भाई भतीजे फूफा साजीजा साला ससुर आदि को मिलकर आपस में जज बनाते हैं और बनते हैं, ये इनका कॉलेजियम सिस्टम है। शोभाचंद जी ने उनकी बात का जवाब दे दिया। अशोक कुमार जी, इंदिरा गांधी जैसी हालत होगी इस तानाशाही की। इंदिरा गांधी की तो हालत हो गई थी और वो रास्ते पर आ गई थी एकदम से। कपिल बेनीवाल, खिंसर से टावर स्कूल जावे जना हुए, खिंसर में गांव। प्रेमाराम जी, और आपकी पोस्ट से मैं बहुत ज़्यादा जागरूक हुआ हूँ, आपका धन्यवाद। भाई रामकर्ण जी कहना कह रहे हैं, गैना साहब आपका भी धन्यवाद कि आप हमारी बातों को ठीक ढंग से सुनते हैं, बिना पक्षपात के सुनते हैं। भाई झाकन खटोड़ा से बोल रहे हैं, ईद खान जी आपकी बात 100% सत्य है। पप्पू चौधरी जी आज बहुत शेयर कर दिया सर। बहुत अच्छी बात है, पप्पू जी ने मेहनत की है वास्तव में। इन्होंने अकेले ने काफी ग्रुपों में शेयर किया, ये बता रहे हैं बहुत शेयर कर दिया, बहुत अच्छी बात है, शुक्रिया आपका, साधुवाद। और भी लोग करेंगे, कर रहे हैं। श्रवण जी पूनिया बेरू से, स्कूल नहीं खुल सकते पर रैली कर सकते हैं, लोकतंत्र में अब और विश्वास नहीं रहा। हाँ रैली तो ये तो अपना धंधा है, इनका बिजनेस है। ये कह रहे हैं मंदिर खोल दो, हमारी रैलियां चलने दो, हमारी राजनीति चलने दो। हनुमान जी पटीर ऊंट वाले सी पाउन दरासुन धनी धनी अर्ज करूं सा। चलो चलो, बाकी लोग तो भड़काऊ भाषण दे रहे हैं। वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोल, और उनको शीतल करे कुल को शीतल हो, हनुमान जी सारण कह रहे हैं।
भाई मैं भी हो सकता है कुछ भड़काऊ बातें कर देता होगा। श्रवण जी पूनिया मेरा, स्कूलों में लगी पाबंदी पर कभी लाइव आओ सर। मैं तो आ गया पहले कभी कहा। अब ये स्कूलें खोलने की स्थिति में सरकारें नहीं है, अभी मामला थोड़ा ज्यादा गड़बड़ हो रहा है। सर्दियों में कोरोना जो है थोड़ा प्रभावी ज्यादा होगा और गले में रुकावट वगैरह का डर ज्यादा बढ़ेगा, इसलिए अब तो स्कूल खोलने की स्थिति नहीं रही। पहले ये शुरू करते 10वीं 12वीं की बड़ी क्लास होंगी, या कॉलेज भी शुरू नहीं कर पाए ये तो, अब नहीं कर पाएंगे। अब तो डर बहुत ज्यादा है, डर रहे थे, सरकारें डर रही थी कि शुरू करें और कल को फैल गया तो बड़ी मुश्किल में हो जाएगी और हमारी इमेज खराब हो जाएगी। रामकरण जी कहना हमारी एजुकेशन और जरूरी है, बहुत अंतर है, एजुकेशन में बहुत अंतर है। अब कोरोना की वजह से ग्रामीण क्षेत्र की तो हालत खराब। आज कोई बच्ची आई थी, मैंने पूछा भैया तुमने व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हो आप लोग क्या, मैं तो पता ही नहीं था। बहुत सारे बच्चे अभी व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े, और कुछ 30% बच्चे तो ऐसे हैं स्कूल में जिनके पास बड़ा फोन नहीं है वीडियो देखने के लिए, कोई संसाधन नहीं, टावर नहीं, कनेक्टिविटी नहीं, इस प्रकार के बहुत बड़ा मामला है। और शहरों के बच्चे तो बहुत अच्छी उनकी क्लास रोज ऑनलाइन भी बहुत ढंग का काम हो रहा है, पर कर क्या सकते हैं अपन। नेमा राम जी शेरडिया जाट, मोदी जी भगवान है गाली मत दो, आप बड़ी हो गई है। आप बताने में आता तो गाली तो नहीं दी होगी मोदी जी को। भाई नरेंद्र जी मेघवाल कह रहे हैं बीजेपी देश को बर्बाद। देखो राजनीतिक पार्टियां तो पूछो मत, इनका तो ये अपना भला नहीं कर सकती। इनमें कुछ एक लोग डंके लोग कुछ ढंग के काम करे तो अच्छी बात है, पर मामला अच्छे लोग राजनीति में आ नहीं रहे, बहुत बड़ी दिक्कत की बात है। बुधरानी सारण साहब, हनुमाना राम जी जरिया बूंटी के लिए तो भेजा क्यों सर, मर आप दर्द मीठा हो तो शौकत खाया, दर्द मीठा हो को शौकत खाया। अब मैं समझ नहीं पाया यार, थोड़ा आगे चल रहा हूँ। बारूपाल जी मारवाड़ के मार्गदर्शक को प्रणाम करता हूँ। ये कह रहे मारवाड़ के मार्गदर्शक। हनुमान जी बुधरानी समाज को बातें कर रहे हो, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आपको भी धन्यवाद। चित्तलवाना सांचोर, ठीक साहब, चित्तलवाना जालोर जिले का है। नेमा राम जी सेरेडिया, अंग्रेजी मन का दांती बाप जी, महात्मा गांधी जी की हत्या करने वाला ऐसे ऐसे आदमी था नाथूराम गोडसे। हाँ वो सही बात है। डूंगर जी कर कह रहे हैं मैंने 20 ग्रुप में शेयर कर दिया, बहुत अच्छी बात है, साधुवाद, आभार आपका, तभी ये बढ़ रहा है। रैली कर लेंगे बहुत, स्कूल नहीं जाएंगे। वाणी ऐसी बोली अब, अरे भाई आ रहे हैं। पूनम जी सेवर, इनका कमेंट लेना पड़ेगा, मोदी सरकार जिंदाबाद, ये इनका कमेंट है। फिर सोम जी गोयल आ रहे हैं बम्बोर दर्जियान से, जय श्री राम या सब। हुक्मा राम जी सिरोही, और की बताओ पे ध्यान मत दो, और इन पे ध्यान मत दो, और की बताओ हुक्मा राम जी। और मैं काफी बोल रहा हूँ पहले, बहुत ही अच्छी बातें बोल रहा हूँ, आप इसको पीछे लेके सुनोगे, मैं अभी शेयर कर दूंगा इसको। मैं आपसे सहमत हूँ सा, चलो जो भी है, काफी बातें हो गई। हम सब कामगारों को एक होना चाहिए। कामगार मतलब वर्किंग मेंबर, इस देश का जो समाज, जो लोग मेहनत कश लोग हैं, काम करने वाले, पसीना बहाने वाले लोग हैं, उनके साथ यहाँ पर सदैव दोयम दर्जे का व्यवहार रहा। ये एक देश का ऐसी मानसिकता हो गई। यहाँ क्या क्या किया गया, यहाँ काम करने को अच्छा नहीं माना गया। जो बिना काम किए, बिना परिश्रम किए अगर किसी प्रकार से दूसरों का कमाया हुआ हड़प लेता है, चाहे वो धर्म के नाम पर, चाहे वो साहूकार ई के नाम पर, चाहे वो महाजनी के नाम पर, वो हड़प लेता, उसको भला आदमी, उसको श्रेष्ठ बताया गया। श्रेष्ठ महाजन जो मिलावट करते हैं उनको महाजन बताया गया। यहाँ पर देखो बड़े इसके देश के शब्दों को देखो। महाजन इस देश में उसको कहा जाता है जो मिलावटखोर है, जो कम तोलता है, जो मीटर मापता है तो 5 सेंटीमीटर कम हो जाता है उसमें,
तो अपन सोचते हैं हमने 5 मीटर कपड़ा खरीद लिया और इससे हो जाएगा, वो तब तक 4.25 मीटर हो जाता है कपड़ा, हर मीटर में खा जाता है। वो साहूकार है, वो महाजन है, वो सेठ है यानी श्रेष्ठ व्यक्ति। तो श्रेष्ठ व्यक्ति तो हमने उसको कहा जो इस प्रकार ठगी, धोखाधड़ी, मिलावट, कम तोलना, पूरी बेईमानी से भरा व्यक्ति, उसको हमने श्रेष्ठ व्यक्ति कहा। इस देश की जो भाषा है, हमारी भाषा में उनको श्रेष्ठ कहा जाता है। फिर जो भी बिना कमाया हुआ हड़प लेते थे, चाहे वो किसी भी तरीके से, उनको हमने बड़े आदमी माना, ऊंचा माना। और जो जिनका शोषण होता गया उनको नीचा माना गया। जो सेवा करते थे उनको हल्का माना गया, और जो सेवा करवाते थे, दूसरों से अपनी सेवा करवाते थे, उनको बड़े आदमी माना गया, ऊंचे वर्ग माना गया, सवर्ण माना गया, उच्च लोग माना गया। ये मानसिकता रही थी इसकी। जो दूसरों की सेवा करते थे वो तो हल्के, और जो दूसरों से सेवा करवा लेते थे वो ऊंचे। जो पैर पकड़ते थे वो नीचे, जो पैर पकड़वाते थे वो ऊंचे। जो साफ सफाई के धंधे करते थे, समाज में मरे हुए पशुओं को बस्ती से बाहर घसीट कर ले जाते थे, उनको नीचा। जो गंदी नालियों को साफ करते थे, सारी गंदगी को साफ करते थे, वो नीचे। गंदगी को चुन चुन करके साफ करते थे, वो नीचे। और जो गंदगी बिखेरते थे वो ऊंचे। ये हमारा उसूल रहा है, ये हमारी भाषा रही है। जय प्रजापति भारतीय कह रहे हैं, करीब करीब सभी बातों से सहमत हूं आपकी से सर। हम पिछले 7-8 महीने से विद्यार्थियों को फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन क्विज फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहे, बहुत अच्छी है, पर करें क्या, हमारे बच्चों के पास गाँव में सुविधा नहीं है। आप अपने लिंक देना सर, कहाँ एक दिया है आपने, तो इसमें आप बिल्कुल फ्री है, कोई भी बच्चा अप्लाई कर सकता है ना। ठीक है, मैं इसको प्रसारित करूंगा जितना हो सके। रात 8:30 से खुलेगा, जो कि 15 मिनट एक्टिव रहेगा कल ये लिंक। ठीक है, करेंगे प्रचार प्रसार, आपकी बात का करेंगे सर, बहुत अच्छी बात है। भाई ये मोहनगास से बोल रहे हैं पुखराज जी। जय प्रजापति जी कह रहे हैं कि हम करीब करीब सारी बातों से सहमत हूं मैं, और आपसे प्रभावित भी काफी हूं। पाखंड, भ्रष्टाचार और ढोंग पर काफी जोर की चोट कर रहे हैं आप। मैंने 10 लाख लोगों को ग्रुप में शेयर किया है, तथा आप सारी रात ऑनलाइन रहना पड़ेगा। मैंने बबीता ट्रांसपोर्ट नागौर से कह रहे हैं वो। ठीक साहब, मारवाड़ के मार्गदर्शक, चलो बार 20 ग्रुप में शेयर किया। अंबालाल जी डांगी, हाँ तो भारी है। गहना राम जी पुण्य करे, नशा चढ़ा है मोदी कैबिनेट को नया, चाहे पैसा का हो चाहे शराब का हो, पैसा हो जनता उतार देंगे। भाई प्रजापति जी गोटवाल ने 50 ग्रुपों में शेयर कर दिया। अध्यापक जी के बहुत अधिक प्रयास करने के बावजूद विद्यार्थी रुचि नहीं दिखाते, अगर दिखाते हैं तो नेट कनेक्टिविटी नहीं मिलती। हाँ, ये थोड़ी दिक्कत है। तो भी आप फ्री में कर रहे हो, ये अच्छी बात है। ये लिंक भेजेंगे, प्रयास करेंगे। हालांकि अभी हमारे बच्चों की कंडीशन बहुत खराब है, घर वाले भी कुछ उनको नहीं सिखा रहे हैं। काफी हम कह रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, वो तो अभी तो अपने फोन नंबर भी नहीं दे रहे हैं। अभी कुछ लड़कियां आई थी एक दिन स्कूल में फॉर्म भरने 10वीं 12वीं के, तो उनसे मैंने बात की तो वो बोली सर उसमें तो लड़कियों का अलग ग्रुप बना। मैंने कहा भाई हम लोगों ने जो ग्रुप बनाया है वो एडमिन मोड का ग्रुप है, उसमें सिर्फ स्कूल के टीचर ही कोई पोस्ट कर सकते हैं, लड़कों हो लड़की हो कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए कोई भी जुड़ सकता है। आप इतनी क्यों डरी हुई हो? एडमिन मोड का ग्रुप है, उसमें आपका किसी का कोई पोस्ट नहीं आएगी। आप खामोखा डर के मारे सारी की सारी कोई ग्रुप में नहीं जुड़ रही हो। अगर आपके पास फोन है तो आपको जुड़ना चाहिए। तो स्वर्ण जी बारूपाल मारवाड़ के मार्गदर्शक से आपको सैल्यूट। ठीक ठीक है, चलो अब माफ करना भाइयों, मुझे कुछ कहना है। ठीक है, आपको कहना है तो मैं थोड़ा सुनने का प्रयास करूंगा, क्योंकि इन लोगों ने जो ग्रुप में शेयर किया है बहुत बड़ा का है, माफ करना।
कोरोना या सरकारी कुनीतियां, क्या आपको नहीं लगता कि इंसान कोरोना से नहीं सरकारी कुनीतियों से परेशान है? शायद ये बात भी 20% लोगों को समझ नहीं आएगी, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों में तथा कानों पर पट्टी बांध रखी है। कोरोना को शायद आंखों देखकर और कानों से सुनकर पहचाना जाता है, शारीरिक कमजोरी या थकावट से नहीं। हाँ, तो इनका कम वक्तव्य बहुत अच्छा है, इसको देखना, ये काफी पोस्टों में आता है। कल संविधान पर क्विज है इनकी भाई, पुखराज जी की तरफ से। अच्छी बात है, वो शाम को 8:30 बजे प्रश्नोत्तर होंगे, तो बच्चों को तैयार करने हैं। चलो, अब कमेंट देखो, काफी इधर उधर रहते रहेंगे। मैं देख रहा हूं कि बीच में अभी कोई कमेंट आए थे, परंतु कहीं गायब हो जाते हैं ये। हाँ, कोई मित्र कर रहे हैं कि मोदी कैबिनेट में ओबीसी का मंत्री नहीं है। हाँ, कैबिनेट में पहली बार है कि भारत की कैबिनेट में आधी से ज्यादा आबादी को तवज्जो नहीं दी गई केंद्रीय कैबिनेट में। मैं आज पहली बार आपका लाइव देखकर इतना प्रभावित होंगे आपसे श्रीमान जी। आप तो आधुनिक युग के निर्माता हैं जी। वो सरोण जी बारूपाल ज्यादा प्रभावित हो गए। कुछ बातें जम जाती है, कभी कभार ठीक हो जाती है, तो वो थोड़ा ज्यादा प्रभावित होना नहीं चाहिए। ठीक है, आपको अच्छी लगी आप शेयर करें बस। क्या है कि सामान्यतः अगर आप अंत से स्वीकार करते हैं, अच्छी बात है। ये प्रभावित होना भी तो एक तरह से नायक पूजा है, व्यक्ति पूजा है, अंधभक्ति पैदा कर देता है, गुलामी पैदा कर देता है। इसलिए थोड़ा ध्यान रखना है और पूरी सजगता के साथ सबकी बातों को सुनना है और फिर अपने हिसाब से निर्णय लेना है। चलो, हाँ भाई, किसान कामगारों की और कोई शोभा चंद जी कह रहे हैं कि सर देखो, कामगार जो वर्किंग लोग हैं इस देश के, जो मेहनत करने वाले, जिनको शोषित कहा जा सकता है, पिछड़े कहा जा सकता है, उनके साथ बहुत ज्यादा सौतेला व्यवहार रहा। उनको आज भी जानवरों से कोई बहुत ऊंचा नहीं माना जाता। जैसे पहले तो बिल्कुल जानवरों की तरह, जैसे जानवर होते हैं जिनका दोहन करना चाहिए, दूध निकाल लो, और दूध निकालने के लिए उनको चारा भी देते हैं, जिंदा भी रखते हैं, तो वो दूध के लिए चारा दिया जा रहा है। तो हमें जो जिंदा रखा गया हजारों वर्षों तक, वो किस लिए रखा? उनको अपनी सेवा करवानी थी, इसलिए हमारे लिए थोड़ा बहुत दाना छोड़ देते थे कि इतने से दाने खाएंगे तो जिंदा रह जाएंगे, ताकि ये फिर खेती करेंगे, फिर पशुपालन करेंगे, ये सारे काम करते रहेंगे, पसीना बहाते रहेंगे, और इनकी हड्डियों से तो काम करेंगे ही करेंगे, और इन हड्डियों को थोड़ा गीला रखते गए ताकि ये काम करते रहेंगे। तो हमें जो भी चारा अब तक हमारे पूर्वजों को, जिन वर्गों को दिया गया, किसानों को, पशुपालकों को, श्रमिकों को, आदिवासियों को जो खाने दिया गया, थोड़ा बहुत जो जीवित रखा गया, वो उन्होंने अपने हित के लिए, जैसे हम पालतू पशु को रखते हैं ना, जब जब जो चारा दूध देने लग जाते हैं, तो चारा और थोड़ा बढ़ा देते हैं, मात्रा बढ़ा देते हैं। तो हमारे साथ भी ये था कि जब तुम काम करो तो हम तुम्हें थोड़ा ठीक देंगे, इस प्रकार हमें जिंदा रखा। इसी प्रकार दूसरे जानवर होते हैं, माल ढुलाई का काम करते हैं या हल खींचने का काम करते हैं। पशु दो तरह के थे, एक तो दोहन करना, एक माल ढुलाई। तो हमें वैसे ही लगभग माना गया हजारों वर्षों तक, उपयोग की वस्तु। हमें मनुष्य का दर्जा मानसिक रूप से इन्होंने नहीं दिया था, अन्यथा इतना सौतेला व्यवहार कभी नहीं होता किसी व्यक्ति के साथ। अभी कोई नए जुड़े हैं भाई, इनका कमेंट आया है, आजकल तो नींबू निचोड़ रहे हैं, ये कौन है भाई? तो काफी लोग हैं अभी, जब
अब आज पता नहीं कितने कमेंट है, ये तो पार ही नहीं पड़ रहा है। हाँ, पेमा राम जी सिमर जाट कह रहे हैं। तो चलो मित्रों, आपसे एक अनुरोध करना, एक तो किसान आंदोलन को समर्थन हम दे ही रहे, देना है। कल संविधान दिवस है। कल के दिन संविधान सभा से ये पारित हुआ था। आज के दिन तो बाबा साहब ने अंतिम भाषण दिया था, और कल के दिन संविधान सभा ने इस संविधान को पारित कर दिया कि ये संविधान सभा ने स्वीकृत कर दिया, अंगीकार कर लिया, और इसे लागू करने के लिए 26 जनवरी 50 का दिन तय किया गया था कि 2 महीने बाद में इसको लागू किया जाएगा। तो कल का दिन इसलिए महत्वपूर्ण है कि वो उसे संविधान दिवस के रूप में पूरे देश में मनाया जाता है। और मैंने तो आज बात कर ली, काफी ठीक रहेगा। कल लाइव करने का विचार वैसे आज नहीं है मेरा। ठीक हूँ, अच्छा है। तो आप इसे शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। और मेरे YouTube चैनल को कई मित्र कह रहे हैं हमने वो वीडियो नहीं देखा, तो आप उसमें सर्च करें, जिससे संबंधित वीडियो देखना चाहते हैं। YouTube चैनल में सर्च का ऑप्शन होता है, आप सर्च करोगे तो वो वीडियो आपके सामने होगा। और अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है, सदस्यता ले ली है मेरे YouTube चैनल की, तो मेरे वीडियो आपके सामने आने लग जाएंगे। तो ये थोड़ा आप करें। YouTube चैनल पर बहुत ज्यादा वीडियो चढ़ा रखे हैं मैंने, काफी तादाद में, और चढ़ते जा रहे हैं रोज। मैं यही कर रहा हूँ, पिछले 6 महीने से मेहनत कर रहा हूँ। देखो आंखें भी इस वजह से थोड़ी कमजोर पड़ती लग रही है, कान तो पहले से गए हुए हैं। तो आपको ये जो मैं कर रहा हूँ, कुछ लोग मेरी बातों को मान रहे हैं, समझ रहे हैं, और उन बातों को वजन मान रहे हैं उनका। तो आप उसको YouTube चैनल से उसका लिंक लेकर के वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों को, अपने ग्रुपों को, विभिन्न सोशल साइट पर YouTube चैनल के जरिए, ताकि आप इसको अच्छा इस आवाज को दूर दूर तक फैला सकेंगे। क्यों, हमारे पास सोशल मीडिया है। अब भाई वो बड़ा बड़ा मीडिया तो वो तो पैसों से चल रहा है, हम बिल्कुल फ्री में काम कर रहे हैं। जो भी कर रहे हैं आप और हम जो कर रहे हैं, तो आपको ये फ्री में जो जब मैं इस मेरी उम्र भी होगी थोड़ी बहुत, और कानों से खराब हो गया, फिर मेरी कोई घरेलू काम भी थोड़े बहुत होते ही होंगे, कम है, बहुत कम जिम्मेवारी है मेरे, फिर भी मैं बहुत समय देता हूँ यहाँ पर। तो मेरा समय इतना दिया हुआ सार्थक तभी होगा जब आप मेरे YouTube चैनल के वीडियोज को भी, और सिर्फ आज आपने बहुत ज्यादा शेयर किया, इस सब के लिए तो सभी मित्रों का आभार, साधुवाद। और भी आपको काम करना है इस मुहिम में। आपका लगन और परिश्रम जारी रहेगा, तभी हम कुछ आगे बढ़ेंगे, तभी ये मुहिम आगे बढ़ेगी। परिश्रम आपका काम आएगा, मेरा तो क्या, मैं तो बोल दिया। अब आपका परिश्रम इस बात को आगे फैलाएगा। अलग अलग सब में ग्रुप है, मैसेंजर में ग्रुप है, व्हाट्सएप में है, फेसबुक में है, और बहुत सारे और जो लोग काम ले रहे हैं, कई टेलीग्राम वगैरह जो भी है। और फिर तो कुछ लोगों ने मुझे पूछा कि आपके YouTube के वीडियो हम डाउनलोड करके हम हमारे चैनल पे शेयर करें। आप आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं किसी को। मैंने ये पूरी स्वतंत्रता सबको दे रखी है कि मेरे वीडियो को आप भले ही शेयर करो। हाँ, उसमें थोड़ा जिक्र मेरे नाम का रखना, ताकि वो गलत नहीं लगे दिखने में। ठीक है, धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार, राम राम। और मैं अब इसको शेयर कर देता हूँ, और आप इसको जो भी पीछे से देखना चाहते हैं उसको पीछे से देखें, क्योंकि आज का लाइव काफी अट्रैक्टिव रहा है, अच्छा रहा है। ओके।